तो हेलो गाइस, आज हम लाए हैं एक अच्छा मैराथन सेशन लाया हूँ मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए। आपका पहला लेक्चर तो नहीं है ये, और तीसरा लेक्चर है, लेकिन आज मैं बोर्ड पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक नई बात है आपके लिए। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है आपके लिए, डिमांड एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से आपके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो पहला जो इसमें आपका है बनता है, इससे पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दूं तो आपको जो हमारी चैनल है यूट्यूब पे JKSSB मेंटर्स, उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस के रेगुलर आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम लूज किए हुए। डिमांड एनालिसिस में पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो टर्म है वो है डिमांड। डिमांड होती क्या है? डिमांड, जैसे हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, डिमांड वो डिमांड नहीं होती है। डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती है: क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द प्राइस एंड द टाइम। तो ये तीन चीजें बनाती है डिमांड को। अगर हम और आसान लफ्जों में बोले तो एक डिजायर, पहले आपकी आपकी डिजायर होती है। आप बोलते हो काश मेरे पास वो हो, काश मेरे पास मर्सिडीज कार हो, काश मेरे पास आईफोन हो, वगैरह वगैरह। लेकिन खाली डिजायर को हम डिमांड नहीं बोलेंगे। इसके साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए? परचेजिंग पावर होना चाहिए। मैं सीधे लिखता हूँ PP। परचेजिंग पावर यानी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे हम अपनी डिजायर को फुलफिल करें। तो इतना ही काफी नहीं है डिमांड को इवेंचुएट होने में। तीसरा एलिमेंट, कंपोनेंट डिमांड का होता है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो एक नई टर्म, एक नया वेरिएबल पैदा होता है जिसको हम डिमांड बोलते हैं। तो इसी को हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो कभी कभी हम कहते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। दुनिया में अगर आपको इकोनॉमिक्स का फैक्ट बता दे तो दुनिया में हर एक इंसान के पास, के दिल में, के मन में अनलिमिटेड वांट्स होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। लेकिन उस सब चीज के लिए उसको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज उसके पास अनलिमिटेड नहीं है। वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स आर लिमिटेड। तो इसी तरह से, इसी चीज से पैदा होती है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वो कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? किल्लत होना, लिमिटेड होना। अगर हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, अगर हमारे पास अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है? चॉइस करके हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि जो चीजें हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, यूज 1, यूज 2। तो हम कौन सा यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज का? डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंस ऑफ एनी नीड। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि अगर आपके पास 15,000 रुपए है मंथली इनकम आपकी, आपने प्लान किया है इस महीने हम टीवी लेंगे, तो टीवी आपका 7,500 का आता है, बाकी आपका बजट होम लिए एक्सपेंडिचर होता है। क्या हुआ कि आपकी माँ या कोई घर में फैमिली जो है, मेंबर जो है, वो आपके बीमार हो गए, तो आपको टीवी का जो है एक्सपेंडिचर वो परचेज पोस्टपोन करना पड़ा, और आपने उसको हॉस्पिटल में एक्सपेंडिचर वो भर्ती करा के उसको ठीक करवाया। तो इकोनॉमिक्स भी ये कहता है, सेटिस्फाई द मोस्ट अर्जेंट वांट फर्स्ट। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ पे जरूरी बताना था। अब आती है बात इसकी, बात आती है डिमांड और प्राइस। ठीक है ना सर? तो डिमांड और प्राइस में, डिमांड is inversely related to price. Related to price. मैथमेटिकली बोले तो क्यू को हम डिमांड से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में। क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
प्राइस, ये आपकी मैथमेटिकल रिलेशन है। तो कहते हैं कि जितनी प्राइस, ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है आपका देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। शेड्यूल का दूसरा नाम टेबल होता है। इससे हम इलस्ट्रेट कर पाते हैं किसको, डिमांड को। अगर हमारे पास ये जो कॉलम है ये प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स, ये डिमांड है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 20 18 16 14 12। इस टेबल से आपको क्या पता चलता है? देखिए जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, डिमांड डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 20 to 18, माइनस प्लस करके। जैसे प्राइस फिर से इंक्रीज हो गया फ्रॉम 2 to 3, डिमांड माइनस कर गई फिर से फ्रॉम 18 to 16। तो इससे क्या पता चलता है? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। और इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्राइस हम हमेशा इधर प्राइस हम इधर लेते हैं, प्राइस हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे लेते हैं, वाई ओ एक्स। और क्वांटिटी यानी कि डिमांड हम इस पे लेते हैं। तो देखिए प्राइस हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी, 10 12 14 16 18 20। जब प्राइस 1 है तो डिमांड 20 है, जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड 18 है, जब प्राइस 3 हो जाता है तो डिमांड 16 हो जाती है, जब प्राइस 4 हो जाता है तो डिमांड 14 हो जाती है, जब प्राइस 5 हो जाता है डिमांड 12 हो जाती है। और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं A B C D E, यही हमें डिमांड, इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। और डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो देख सकते हैं इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं और इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अभी ये एक फर्म की डिमांड कर्व है। अगर हम इस प्रोडक्ट के लिए हर एक फर्म की डिमांड को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फर्म ए है, फर्म बी का लेंगे, फर्म सी का, तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो एक मिनट, नहीं एक मिनट, ठीक है ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू डिमांड कर्व। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस वो सिचुएशंस होती है जिनमें ये लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करता है, यानी कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू। क्या है? उनको हम दो तरह के गुड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे आपको क्वेश्चन बनेगा इस पे, ठीक है। तो एक है गिवन गुड्स और एक है वेबलन गुड्स। आपने देखा होगा जो गिवन गुड्स हैं, तो क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। इससे पहले मैं बताऊं गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो गिवन गुड्स का नेचर मैं बताता हूं। गिवन गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज अ गिवन गुड। कौन सा वाला राइस? जो खाते हैं नॉर्मल राइस। अब वो नहीं, महाराजा बासमती, वो छोड़िए आप। और
देखा गया है, देयर हैज बीन एम्पिरिकल रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट, और देखा गया है कि एज द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इंक्रीजेस देयर डिमांड also increases, giving rise to a positive slope. As you can see in this, this is the demand curve. So this is the first exception to demand curve. ऐसा क्यों होता है? Because there is a lack of choice. The substitution effect जो होता है, एक चीज इकोनॉमिक्स में होती है, एक चीज एक substitution effect, दूसरा होता है income effect. The income effect is larger. It overwhelms the substitution effect, and that causes this given effect. गिवन इफेक्ट होता है क्या एक्चुअली? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चॉइस बहुत कम है, आप गरीब लोग हो, आपको ब्रेड एंड बटर खरीदना है, आप उसी पे गुजारा करते हो, तो क्या होता है? ब्रेड एंड बटर का प्राइस इंक्रीज होता है, तो आप पैनिक कर जाते हो। आप मीट तो नहीं खाएंगे ना, क्योंकि अगर मीट ऑलरेडी बहुत महंगा है तो वो और भी महंगा हो गया होगा, तो आप पैनिक कर जाते हो। उसे पैनिक बाइंग कहते हैं। तो उसमें आप और गुड्स, आप डिमांड ज़्यादा, इट हैज़ बीन सीन एम्पेरिकली के प्राइस का एक जगह पे इसमें रिसर्च हुई है, देयर इज अ प्लेस, आई डोंट नो व्हिच प्लेस, राइस का जो है डिमांड था, उसकी डिमांड 40 रुपीज़ थी, ठीक है, बिफोर प्राइस इंक्रीज, ठीक है। तो क्या हुआ, डिमांड सपोज एक्स थी, ठीक है। अब क्या हुआ, डिमांड प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो गरीब लोग हैं बेचारे, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास, वो इसी पे डिपेंड करते हैं, वो तो मीट नहीं खाएंगे ना, तो वो पैनिक कर गया, तो उन्होंने ज़्यादा डिमांड की, जबकि प्राइस इंक्रीज हुआ, और जो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड एक्स प्लस से वाई नई डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इट हैज़ बीन एम्पिरिकली प्रूव बाय रिसर्च, देयरफॉर दिस ऑब्जर्वेशन की ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया कि ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, कोई लक्जरी गुड्स नहीं होते। दूसरा होता है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बाहर गए होंगे मॉल्स में, फिनिक्स मॉल मुंबई, डीएलएफ गए होंगे, एम्बियंस मॉल गए होंगे, वहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिच लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत पॉश, बहुत 10-10, 20-20 हजार के चप्पल होते हैं वहाँ पे, वेरी वेरी हाई एंड मार्केट, अप स्केल मार्केट होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, अगर कोई गरीब आदमी भी जाएगा ना वहाँ पे, कोई मिडिल क्लास आदमी जाता है, ही गेट्स टेम्पटेड हो, तो वो एक इफेक्ट आ जाता है वहाँ पे, एक इफेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली? अगर हम साइकोलॉजी में इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, तो ये गिफिन गुड्स है, इसका नाम मैं भूल गया लिखना, गिफिन गुड्स, दिस इज वन फर्स्ट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो ये वेबलिन इफेक्ट है, ये दूसरा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन गुड्स भी हम इनको कहते हैं। तो वेबलिन गुड्स एक्चुअली लक्जरी गुड्स होते हैं। ये आपके यूपीएससी आईएएस के लिए भी एक्चुअली ये पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स में 2-3 बार, गिफिन गुड भी और लक्जरी गुड्स, एसएसबी की तो बात ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आपके पास अगर परचेजिंग पावर भी नहीं होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि हम भी हैं, नहीं तो हम भी खरीद सकते हैं, आप क्या करते हैं, आपका वो उसे बोलते हैं साइकोलॉजी में ग्रुप थिंक। आप मतलब जैसे एक भेड़ होता है, मतलब एक शीप होता है, अगर वो फ्लॉक में चल रहे होते हैं, तो अगर वो कोई एक गलती से भी गिरेगा ना नदी में, तो सारे उसमें जंप कर देंगे। हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं उसको, बिना देखे ही भाग जाना किसी, जैसे भी आज भी लोग करते रहते हैं। पहले कुछ साल पहले तक था एमबीबीएस, सारे दौड़ गए एमबीबीएस की तरफ, क्या ये नहीं सोचा क्यों करना है, क्या करना है, क्रेज है। तो उसी को बोलते हैं ग्रुप थिंक, ठीक है। तो आज आईएएस केस का है, बुखार चढ़ा है लोगों को, विदाउट थिंकिंग कि क्या हम इसके लिए सूटेबल है, क्या हम यही करना चाहते हैं, हा? तो इसी को होते हैं वेबलिन इफेक्ट में। तो आप क्या कर देते हैं, आप नाइकी का जैकेट ले लेते हैं 10-12 हजार का, जबकि आपके बजट में है ही नहीं। आप पूमा के शूज ले लेते हैं 15 हजार के, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपका बजट कितना है 2000, लेकिन आप 20 हजार के जूते ले रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। There's a positive relationship between price and demand. तो इनको बोलते हैं वेबलिन इफेक्ट। तो होप इसका तीसरा नाम, इसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। कभी आ सकता है, ये यूपीएससी का आता है, तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम किसी और, तो एक्सेप्शंस होगा आपके लिए डिमांड का। चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक
इसी के रिलेटेड जो है इसका सबसेक्शन जो है डिमांड एनालिसिस का। तो ये जो डिमांड एनालिसिस पहले दिया था, किसने दिया था? ये मार्शल ने दिया था। मार्शल कौन था? वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन दिस सोशल थॉट। मार्शल ने दिया था यूटिलिटी एनालिसिस। क्या दिया था? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो कमोडिटी किसको बोलते हैं? गुड को भी, सर्विस को भी, जो ब्रांडेड ना हो। जो ब्रांडेड ना हो वो मैं आगे बताऊंगा आपको वो क्या होता है। जैसे अगर आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल खा रहे हैं आप, ठीक है, तो मार्शल कहता है कि आपको ये यूटिलिटी देता है जो हम मेजर कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच टू डिमांड। कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, यानी कि कार्डिनल होता है जो हम नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नंबर्स। यानी कि ये हमें 10 यूटिल्स, तो he said that utils is the measure of this unit in which we can measure the utility. Okay, he said that if you consume another apple, it will give, say for example, 8 utils of utility. Okay, but as you can see, there is no standard, no backing this measurement, backing this metric. For example, if we know in chemistry we have IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. So they know what is they have specified the weights and measures, the symbols, the electronic configuration, all that is decided, and it is accepted globally. Likewise, we have 7 basic physical quantities in physics. The standards are already set and they are applicable universally. Likewise, we have gaps in accounting, generally accepted accounting principle, and they are universally applicable in all developed societies. So likewise, we can say, but when we take this case of Marshall utils, there was no backing. For example, how much does one util mean? One util of satisfaction. He said that util is a measure of satisfaction. It's a unit of satisfaction. But when he was told, the critics told him, asked from him, how much does one util mean? So there was no answer, so that means it was subjective. You can say that one has one definition for util, another has another definition. So there was no objective yardstick to measure utils. And again, it's the same background to arrive this there was another duo of economists who are Pareto and Co, who developed individual Pareto, and there are 2 more economists. उन्होंने एक एनालिसिस लाया, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जिसे बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डिमांड। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की उन्होंने बोला कि डिमांड हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्शन को हम ऑर्डर कर सकते हैं या रैंक कर सकते हैं। कि उसका क्या मतलब होता है कि अगर पहला एप्पल है, सपोज हमने पहला एप्पल खाया हमने, और हमने दूसरा एप्पल खाया, ठीक है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये एप्पल ज्यादा टेस्टी है इन कंपैरिजन टू दिस एप्पल। हम ये नहीं कह सकते कि ये एप्पल हमें सपोज 10 यूटिल्स दे रहा है और ये हमें 5 दे रहा है, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज यूटिल्स, देयर इज नो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, it is not universally accepted because it is not based on an objective criteria. Something that is objective can be measured. Okay, so they came up with an objective analysis that is nowadays called indifference curve analysis. Indifference curve analysis. Later on, what happened is that जो ये indifference curve analysis है, इसको रिफाइन किया 2 बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को रिफाइन किया 2 बड़े इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था हिक्स एंड एलन। तो बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट्स हैं। उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को रिफाइन करके एक बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया। तो किया क्या उन्होंने बोला इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। हम सेटिस्फैक्शन को दिखा सकते हैं थ्रू एन इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ये देखिए,
ये है आपकी वाई एक्सिस, और आपको बताते चलो यहाँ पे इसको एब्सिस का भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है आपके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। तो ये एब्सिस का, ये ऑर्डिनेट। तो ये हम लेंगे गुड एक्स, यहां से हम लेंगे गुड वाई। इंडिफरेंस कर्व हमें दिखाती है कि सपोज ये ऐसे है इंडिफरेंस कर्व। अगर हम इसको यहां से लिखे 1 2 3 4, ठीक है, 20 10 12 14 16, अगर हमने 16 ये, तो ये इंडिफरेंस कर्व है। इसको पहले मैं जोड़ता हूं ताकि हम अच्छे से समझें। 2 14 3 और 12 4 और 10, ये है पॉइंट ए बी सी डी। तो उन्होंने कहा, हिग्स एंड एलन ने कहा, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। व्हाट आर द पॉइंट्स? द points represent a combination of two goods x and y which yield the same total satisfaction. जो भी पॉइंट है, चाहे a है, b है, c है, d है, वो उस पॉइंट पे गुड x और गुड y को मिला के जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो बराबर है उस सेटिस्फैक्शन के जो हर एक पॉइंट पे मिलती है। यानी कि द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स। व्हाई? बिकॉज each combination of good x and y is giving him the same total satisfaction. And now the question arises, why is the indifference curve downward sloping? Okay, why is it going down from left to right? Why isn't it some other? Why? Because of marginal rate of substitution. What is marginal rate of substitution? We'll see. Okay, marginal rate of substitution होता क्या? कुछ नहीं होता marginal rate of substitution। जैसे हम कहेंगे sacrifice की तरह, ये एक sacrifice की तरह है। अगर आप 4, सपोज ये एप्पल्स है, ये मैंगोज है, अगर आप 4 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं पॉइंट ए पे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, इंडिफरेंस कर्व, जो भी पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, they yield the same total satisfaction. The total satisfaction is equal for each point, for each combination of goods of x and y. तो इसका क्या मतलब है भाई, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी जो है सेटिस्फैक्शन सेम देती है। तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो डी कॉम्बिनेशन लेगा या सी कॉम्बिनेशन लेगा, बी कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है यार, एप्पल्स और मैंगोज का। यहां पे अगर हम एक की बात करें, 4 एप्पल्स 10 मैंगोज, तो अब क्वेश्चन बनता है, और यहां पे बोलते हैं कि इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स क्यों है? कन्वेक्स इसलिए है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS ऑफ x फॉर y। तो अब हम देखते हैं MRS क्या है। देखिए, जब हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, एक यूनिट होता है किसका, गुड वाई का, तो हमारे पास कितने होते हैं, 22 हमारे पास होते हैं क्या, मैंगोज। तो मैं कह रहा था यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिंपली क्या होता है कि एक गुड जो हम ले रहे हैं किसका, वाई का, उसके लिए हम कितने एक्स के यानी कि कितने मैंगोज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फॉर ईच एप्पल वी रिसीव हाउ मनी मैंगोज आर वी सेक्रीफाइसिंग। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ए है, पॉइंट ए है, हमारे पास एक एप्पल है, 22 मैंगोज है इस कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक बात याद रखनी है, सेटिस्फैक्शन हर एक पॉइंट पे सेम है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ए या बी या सी या डी वाला कॉम्बिनेशन चूज करें। तो क्या है यहाँ पे, देखिए आप, जब हम दूसरा मैंगो ले रहे हैं, दूसरा एप्पल ले रहे हैं, हमारे पास एक एप्पल था, दो एप्पल ले रहे हैं, लेकिन वो हमें वहां से बोलता है बजट लाइन, जो हमारे रिसोर्सेज बोलते हैं, नहीं भाई आप अगर आप 2 लोगे तो आपको जो दूसरा जो है आपका जो एप्पल ले रहे हैं उसके बदले आपको 20 माइनस 16 6 मैंगोज आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो और फिर जब हम तीसरा एप्पल लेते हैं तो हमें बोलता है, हमारा बजट बोलता है नहीं भाई आपको 16 माइनस 12 इज इक्वल 4 आपको मैंगोज सेक्रीफाइस करने पड़ेगा। और जब हम चौथा ले लेते हैं तो हम देखते हैं
कि 12 माइनस 12, 12 माइनस 10, 2 एप्पल्स हमें सेक्रीफाइस करने पड़े। इसका मतलब हमारा जो सेक्रीफाइस है विथ ईच सक्सेसिव जो हम वाई ले रहे हैं, वाई को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एप्पल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मैंगोज डिक्रीज हो रहा है। क्या? क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा ए बी सी और डी पे, और जो ये हमारा सेक्रीफाइस डिक्रीज हो रहा है विथ ईच सक्सीडिंग पॉइंट, तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल मींस एडिशनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। कितने एक्स के हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितने हम वाई के एक यूनिट के लिए, एक मतलब एप्पल के लिए हम कितने मैंगोज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उसी सेटिस्फैक्शन लेवल पर रहे, उसी इंडिफरेंस पर रहे, ताकि जो भी पॉइंट है वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे। तो इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। तो सीधे आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? सिंपली आपको क्या लिखना है, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स फॉर वाई। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत ज्यादा। तो ये किसने दिया था? हिग्स एंड एलन ने। और इसमें हम क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड। यूटिलिटी को हम कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं करते थे, कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फिर रिफाइन किया था हिग्स एंड एलन ने, और ओरिजिनली ये पैरेट एंड कुछ और बंधु ने दिया था। तो यूटिलिटी ये यहाँ पे आपका बन जाता है, ये है IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप YOX, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस। अब हमें इससे क्या मतलब है, इंडिफरेंस मैप से क्या मतलब है? भाई इंडिफरेंस मैप से कोई मतलब नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम कस्टमर को बोलेंगे आप किस इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स में पहला एजम्पशन है कि कंज्यूमर इज रैशनल। क्या है रैशनल? मतलब चाहता है he will try to maximize his satisfaction or his profits. If he is a producer, he will try to maximize his profits, and if he is a consumer, he will try to maximize his satisfaction. So he is rational, therefore he will try to maximize his satisfaction in this case also. तो यहाँ भी वो अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं हायर वाली जो इंडिफरेंस कर्व है उस पर जाऊँ, लेकिन उसके लिए उसको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल, the more remote, the farther an indifference curve from the point of origin, the better it is in terms of satisfaction. तो यहाँ क्या हो गया इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप खत्म हो गया, हम थोड़े से इसके इंडिफरेंस कर्व के क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। उसके साथ ही हम ये सेशन रैप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स, आई सी फॉर इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो यार मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर्टी सेकंड, तो मैंने आपको समझा दिया है क्यों डाउनवर्ड स्लोप करती है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस। मैंने आपको दिखाया no indifference curves are non-intersecting. The two indifference curves never intersect each other. यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स होती है, इसका मतलब ऐसे पॉइंट ए, अगर आप इस पॉइंट पे ये IC1 है, IC2 है, तो अगर इंटरसेक्शन होता है तो उसका मतलब है पॉइंट ए पे कस्टमर है, हम उधर से हमें पता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे IC1 और IC2 पॉइंट ए पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इसका मतलब वो रूल वायोलेट हो गया। इसका मतलब दोनों जो हायर इंडिफरेंस कर्व इज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, फिर क्या फायदा है कस्टमर को और पैसे खर्च करने के, रिसोर्स करने के, और दूसरी जो हायर वाली इंडिफरेंस कर्व है उस पर मूव करने की। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है, इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग। एंड तीसरी आपकी इट इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ठीक है, कन्वेक्स मींस सिंपली ऐसे कर्विंग आउट, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ठीक है, और कुछ आपकी एजम्पशंस भी है, वो एजम्पशंस अलग चीज होती है, प्रॉपर्टीज अलग चीज होती है। एजम्पशंस रिसर्चर जो है वो मानता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जो सेम
जो सपोज मतलब इस चीज के लिए कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है मतलब वो चेंज नहीं होती है। assumption 1, कंज्यूमर इज रैशनल, ठीक है, द बायर इज रैशनल, द preferences and tastes of the customers remain same, preferences and tastes remain same, ठीक है, कस्टमर्स के, ठीक है। तो ये आपका बनता है, ये आपकी मेन प्रेफरेंसेस है, इसके assumptions हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ assumptions। और भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही पूरी से, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो ये आपकी मेन इसमें ये है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है। एंड देयर आर 2 गुड्स, आप 3 गुड्स पे इंडिफरेंस कर्व नहीं बना सकते। देयर आर 2 गुड्स एक्स एंड वाई। तो इसी के साथ आपके एक और, इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, मैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको डिमांड के बारे में। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके मॉक टेस्ट में भी आता है, यूपीएससी में आया हुआ है, और जीकेएसएसबी में तो आता ही है हर साल, और पिछले पीए पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी वो आया था। व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? बोले तो इनडायरेक्ट डिमांड। When the demand for a good or a service is derived from the demand for another good. For example, आप डिमांड कर रहे हो किसकी? आप डिमांड कर रहे हो कंक्रीट की, आप डिमांड कर रहे हो ब्रिक्स की, आप डिमांड कर रहे हो फर्नीचर की, आयरन की, आयरन वो जो होते हैं। तो ये इससे आपको क्या बनाना है? ये जब आपको बिल्डिंग बनानी है ना, कंस्ट्रक्शन करनी है ना, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो आपने जो डिमांड की किसकी? आयरन की, कंक्रीट की, ब्रिक्स की, वो कहां से डिराइव किया? द डिमांड फॉर बिल्डिंग। और व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू हैव? व्हाट इज योर डिमांड? यू वांट टू हैव अ बिल्डिंग, but you cannot have it directly, na? So what happens is you derive your demand. Your demand is actually building, but you derive your demand for building from iron, concrete. You have to demand them first, iron, concrete. So your demand for building is actually your demand for iron, concrete and bricks is derived from your demand for building. Building आप तभी डिमांड कर पाएंगे, आपको एक्चुअली बिल्डिंग बनानी है, लेकिन आप आयरन डिमांड कर रहे हो, कंक्रीट डिमांड कर रहे हो। तो ये इसलिए आप डिमांड कर रहे हो क्योंकि आपकी कोई कुछ और डिमांड है। ये आपका वर्क इन प्रोसेस है, इसका फिनिश्ड गुड बना के इसको प्रोसेस करके आप बिल्डिंग बना सकते हो। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में द डिमांड फॉर आयरन, कंक्रीट एंड ब्रिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर बिल्डिंग। तो इसे कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले उनमें से, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैराथन, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होती है? ज्वाइंट डिमांड होती है, फॉर एग्जाम्पल, विच इज सेटिस्फाइड बाई टू ज्वाइंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 2 चीजें हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका आएगा मोटर व्हीकल एंड ऑयल, मोटर एंड ऑयल, है ना? तो इनकी डिमांड इकट्ठे होती है ना, उनको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। और सब्स्टिट्यूट, टी एंड कॉफी। क्या फर्क है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में, डिमांड में? ये जो है, अगर मोटर का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, एंड इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। सीधा आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। दूसरा होता है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कॉम्पोजिट डिमांड, व्हेन there are, you have multiple demands, you have multiple wants. For example, demand for coal is composite demand, because coal आपको घर में फ्यूल भी इस्तेमाल होता है for cooking food, for heating purpose, for other purposes also, for as a fuel भी इस्तेमाल होता है। तो जब एक चीज के बहुत सारे यूजेस होंगे, बहुत सारी यूटिलिटीज होगी, तो उसको हम बोलते हैं, उस चीज की डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं।
तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर, एक कॉम्प्रेहेंसिव। आई होप यू यू एंजॉयड एंड ट्रस्ट मी, इट्स one I think 1 a.m. sorry 1 a.m. in the night, and we're working very hard to bring this stuff to you. Please do cooperate, हमें सब्सक्राइब करके आप, हम आपके लिए कितना रात दिन एक करते हैं, स्टफ लाते हैं आपके लिए। JKSSB मेंटर्स, आप इस नाम को वायरल कर दीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आपके लिए काम करें। और मैं बहुत सालों की मेहनत है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बहुत 5-10 साल मैंने सिविल सर्विस की पढ़ाई करके ये आपको मैं ये जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं पास ऑन कर रहा हूँ। कि कोई मतलब प्रिविलेज नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इट्स वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ टू यू। प्लीज like our channel, cooperate, and hope you enjoyed the lecture. Thank you.